आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। हमारे साथ 4 मेहमान मौजूद हैं। अभिजीत पॉल है, जय ठक्कर है, विकास सेठी हैं और गौरांग शाह है। गौरांग, मैं यूपीएल पर आपके कमेंट्स देना चाहती हूँ। आज हालांकि ये स्टॉक खबरों में है कि सब्सिडी ने वेलाकॉप में हिस्सा बिक्री की है और इस हिस्सा बिक्री से 22 करोड़ मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट सब ये मान रहे हैं कि अगले 6-8 महीने के लिए अगर कोई थीम रखनी है इन्वेस्टमेंट की तो उस लिहाज से जो रूरल लिंक्ड स्टॉक्स हैं या फिर जो अग्री स्टॉक्स है उनको पिक किया जा सकता है। उस कैटेगरी में यूपीएल भी आता है, तो ऐसे में आपकी राय क्या है स्टॉक पर? तो पहले तो अगेन डिस्क्लोजर कवरेज है हमारी खरीदारी की लंबी अवधि के नज़रिए से, और इसके साथ साथ एक और कंपनी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई, अगर आप चाहें तो वो है एग्रोटेक फूड्स। यहाँ पर भी लंबी अवधि के नज़रिए से हमने खरीदारी की राय दी है। और अक्सर बजट के आसपास यूरिया फर्टिलाइज़र रिलेटेड स्टॉक्स भी हरकत में आते हैं, तो उस लिहाज से अगर आप चाहें तो छोटी अवधि के लिए ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक अप्रोप्रिएट स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अगर आप चाहें तो यूपीएल और एग्रोटेक फूड्स। एक इलाहाबाद बैंक पे आपका व्यू चाहिए मिस्टर जय, और साथ ही एक सेल का मेरे को टारगेट और नहीं दीजिए, क्योंकि 55 का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। ये कितना और चलेगा सेल, या फिर अभी रुकना होगा हमको? और दूसरा इलाहाबाद बैंक जो कि अच्छा मूव देके गया था लास्ट सेशन में। वेल डिम्पी, ओवरऑल सेल की जब मैं बात करूँ तो ऐसा है कि मेटल सेक्टर में डेफिनेटली अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने मिल रहा है, और सेल में इतना परफॉर्मेंस किया तो इतना अप मूव देखने नहीं मिला है कंपेयर टू द अदर मेटल स्टॉक्स। आई थिंक सेल में अभी भी काफ़ी जगह है। डिम्पी, इफ़ यू आर लुकिंग आउट फ्रॉम द मीडियम टर्म एंगल, तो सेल में अभी तक जो राइट फ्रॉम 2008 फॉल जो देखा गया है, वो जब मैं मंथली चार्ट्स पर देखता हूँ तो क्लियरली एक फॉलिंग वेज पैटर्न है, और उसकी मैं मिनिमम रिट्रेसमेंट 23% के आसपास भी देखता हूँ डिम्पी। तो मीडियम टर्म के तो टारगेट्स लगभग मुझे 90 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। आई थिंक रिस्क और काफ़ी बढ़िया है ये स्टॉक में। फ्रॉम द ट्रेडिंग एंगल सेल में मुझे ऐसा लग रहा है कि एज ऑफ नाउ द शॉर्ट टर्म अराउंड 51 एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है डिम्पी। जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं करते, आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड अप रहेगा सेल में। टारगेट्स लगभग हमें 60 और 62 के देखने मिल सकते हैं। स्टिल अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है जब तक 51 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं। जहाँ तक बात इलाहाबाद बैंक की है, आई थिंक येस डेफिनेटली बैंक्स में रिसेंटली लास्ट 1-2 दिनों में हमें कुछ एक अप मूव देखने मिला है। थोड़े बहुत PSU बैंक्स जो है वो काफ़ी कंसोलिडेट कर रहे थे और वहाँ से एक अप मूव देखने मिला है। तो आई थिंक इलाहाबाद बैंक में जब तक ऑन द लोअर साइड 67 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते, तब तक ऑन दी हायर साइड करीबन हमें एक बाउंस देखने मिल सकता है ये स्टॉक में 75 के लेवल्स तक। तो इसे हमने आपको शुरुआत में कह रहे थे कि जो यूएस से बयान आया है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। H1B वीज़ा को लेकर जो नॉर्म्स सख्त हुए, ट्रंप का बयान आ रहा है इसको लेकर। हालांकि अभी सख्त हुए नहीं, लेकिन बयान जो आया है उसका कितना इम्पैक्ट होगा, अंचल ककरू हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए, और उनसे हम ये भी समझेंगे कि सिटी और JP मॉर्गन की रिपोर्ट आखिरकार इन सब पे क्या कह रही है। और हमारे साथ संदीप भी जुड़े हैं। इसके अलावा और किन किन शेयर्स पे ब्रोकरेज हाउसेस का जो व्यू है ये हमको संदीप से पता चलेगा। लेकिन जो आज का टॉप हॉट टॉपिक है, जिसे कह सकते हैं कि IT जो बयान आया ट्रंप का, उसके मायने समझ लेते हैं। अंजल, पहले ये बताएं ये बयान आखिरकार इंपॉर्टेंट क्यों है, H1B इंपॉर्टेंस क्या है, और दूसरा दोनों ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। शुक्रिया डिम्पी। सबसे पहले शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से, इंपॉर्टेंस क्या H1B वीज़ा की। देखिए, IT कंपनियां जो बाहर विदेशी क्लाइंट से ऑर्डर्स लेती हैं, ऑन साइट प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती हैं, उनको अपने कर्मचारियों के लिए वीज़ा चाहिए होता है, अपने कर्मचारियों को बाहर भेज के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। और US के लिए अगर आपको वीज़ा चाहिए तो H1B वीज़ा आपको चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं H1B वीज़ा IT कंपनियों के लिए बेहद अहम हो जाता है। काफ़ी कुल आय का एक अच्छा प्रोपोर्शन वीज़ा कॉस्ट पे लगता है। और कहीं ना कहीं जो ट्रंप के बयान आए हैं कि जो प्राथमिकता दी जाएगी घरेलू हायरिंग को दी जाएगी, यानी यूएस में अगर आपको प्रोजेक्ट करना है IT कंपनी के लिए स्पेसिफिक, तो आपको यूएस में लोकल्स को हायर करना होगा प्रोजेक्ट्स करने के लिए। वो काफ़ी क्रिटिकल बन जाता है, बिकॉज कंपनियों की सडनली आप देखिए लागत बढ़ती हुई दिखेगी। एक वो जो पैनिक स्टेट आ जाता है कि आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे थे प्रोजेक्ट्स पे, उनको हटाना पड़ेगा। उनकी ऑलरेडी आप वीज़ा कॉस्ट पे कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अब आपको यूएस में हायरिंग करनी होगी। और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिम्पी, आपको थोड़ा आंकड़ा बताता हूँ। देखिए, इन्फोसिस की यूएस से करीब 66% रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा नॉर्थ अमेरिका इन्फोसिस के लिए होल्ड करता है। TCS 54% की आय जनरेट करता है। तो वहीं पर्सिस्टेंट सिस्टम कंपनी बेशक छोटी है, लेकिन 85% से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स वो यूएस में करती है। 85.5% के रेवेन्यूज ड्राइव होते हैं यूएस से। वहीं माइंडट्री 65% के रेवेन्यूज ड्राइव करती है यूएस से। तो कहीं ना कहीं जो एक ह्यूज चंक की कंपनियां जिनका बहुत बड़ा कारोबार है यूएस में,
उनके लिए एक बड़ी दिक्कत बनती हुई दिखेगी, क्योंकि सडनली आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अगर ये नॉर्म एग्जीक्यूट करते हैं ट्रम्प, तो वो सारे एम्प्लॉयज़ रिडंडेंट हो जाएंगे, आपको उनको वापस बुलाना होगा और वहाँ पे दोबारा से हायरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो रिपोर्ट आप बता रहे हैं सिटी और मॉर्गन स्टैनली की आई है, ये इन्हीं पे ही है, H1B वीज़ा पे ही? बिल्कुल डिम्पी, देखिए जेपी मॉर्गन की पहले मैं रिपोर्ट की बात करता हूँ, थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू है। उनका मानना है जो नॉर्म्स की बात की जा रही है, जो हायरिंग कैप पे बात की जा रही है, ट्रंप ने जो बयान दिया है लोकल हायरिंग होनी चाहिए, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आईटी, इंडियन आईटी कंपनियों पे उतना नहीं आता हुआ दिखेगा। उनका मानना है 5 बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से आईटी कंपनियां ऑलरेडी सेफ है। सबसे पहले बीते 4 सालों में आईटी कंपनियों ने अपनी वीजा कॉस्ट को धीरे धीरे कम किया है। दूसरा, सालाना 5% हायरिंग बढ़ाते जा रहे हैं यूएस में, तो जो वो एक इमीडिएट इंपैक्ट आना चाहिए था इस खबर का, उतना नहीं आता हुआ दिखेगा, उतना डेंट इंडियन आईटी कंपनीज पे आता हुआ नहीं दिखेगा। इसके अलावा जो डिफरेंस होता है ना डिम्पी, आप एक एम्प्लॉई हैं, फॉरेन बेस्ड एम्प्लॉई हैं, वीजा पे आप यूएस गए और काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी और एक डोमेस्टिक एम्प्लॉय, हायर्ड एम्प्लॉय की सैलरी के जो गैप है वो ओवर द लास्ट 5 years कम होता गया और बिल्कुल निग्लेजिबल रह गया है। तो वो एक और कारण होगा कि अगर आपको अपने एम्प्लॉयज को हटाना भी पड़ेगा तो मोर और लेस उसी ही सैलरी पे आपको यूएस में एम्प्लॉय मिल जाएंगे। साथ ही उनका ये भी मानना है कि जो आईटी कंपनियों के मुकाबले जो ग्लोबल पीयर्स है जैसे एक्सेंचर है, अमेजॉन है, आईबीएम है, इनके लिए बड़ी दिक्कत बनती हुई दिखेगी, क्योंकि इनकी जो टोटल हेडकाउंट्स हैं वो ग्लोबली बढ़ रहे हैं लेकिन यूएस में घट रहे हैं, तो इन कंपनियों पे सबसे सारा डेंट आता हुआ दिखेगा। देखिए आप थोड़ा आंकड़ा देखिए, अगर आप टीसीएस की बीते 2 सालों का ट्रेंड देखिए, FY14 FY15 वीजा एप्लीकेशंस का, तो सभी कंपनियों का, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, L&T इन्फो, इन सभी की वीजा एप्लीकेशंस बीते 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कम हुई है और कंसिडरेबली कम हुई है। ऑलमोस्ट जो टॉप 10 कंपनियां उनकी वीजा एप्लीकेशंस 2 सालों में 23% घट गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज है जिसपे जेपी मॉर्गन काफी फोर्सफुल है, उनका मानना उतना इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, सिटी ने डेफिनेटली ये कहा है खबर का इमीडिएट इंपैक्ट आईटी स्पेस पे आता हुआ दिखेगा, और इंपैक्ट इसलिए भी नहीं आएगा, ज्यादा इंपैक्ट इस कारण आएगा जो ऑलरेडी आपके क्लाइंट्स हैं वो जब तक क्लैरिटी नहीं आती है यूएस में कि क्या वीजा नॉर्म्स होंगे, क्या एम्प्लॉयमेंट नॉर्म्स होंगे, उसमें क्लैरिटी नहीं आती है, अपने स्पेंडिंग को, अपने ऑर्डर्स को होल्ड कर सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं आईटी कंपनियों के रेवेन्यूज को डेंट करता हुआ दिखेगा। जी, इनफैक्ट इसको और समझेंगे आज ठीक 10 बजे हमारे साथ नैस्कॉम के प्रेसिडेंट आर चंद्रशेखर मौजूद रहेंगे और उनसे जानेंगे कि इसके मायने आईटी सेक्टर के लिए क्या होंगे। लेकिन मिस्टर सेठी, उससे पहले आपके कमेंट्स, अगर वीजा ट्रेंड जैसा अब तक रहा है इसमें कुछ बदलाव होते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आईटी कंपनियों पर जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी थोड़ी सी ब्लीक है अभी? नहीं, बिल्कुल दीपाली, ये जो न्यूज़ आती है तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आईटी स्टॉक्स पे, बट मेरा ये मानना है कि ये जो इम्पैक्ट रहेगा ये 3-6 महीने के लिए रह सकता है, बाजार को रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर सकते हैं ये स्टॉक्स, बट ये जो समय रहेगा ये एक लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने का बहुत अच्छा मौका रहेगा। ये सब कंपनियां बहुत सॉलिड कंपनियां हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया रहेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई गिरावट आती है ये सब न्यूज़ के दरमियान तो वो डेफिनेटली लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने का ही मौका रहेगा। ठीक है, अंचल के लिंक ने ये तो काफ़ी हद तक जो बादल बने हुए थे उसको छाटने की कोशिश की है, लेकिन 10 बजे और क्लैरिटी हमको मिल जाएगी जब मिस्टर चंद्रशेखर हमारे साथ होंगे। लेकिन इसके अलावा संदीप हमारे साथ जुड़े हैं, जो इसके अलावा और शेयर हैं उन पर भी ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू आया है। संदीप बताएं। शुक्रिया डिम्पी। DLF इसके नंबर्स आए थे, उसके बाद 2 ब्रोकिंग हाउस के कॉल्स आए हैं। सिटी ने अपना जो सेल कॉल है उसे मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस रिड्यूस किया है, 115 से घटाकर 107 रुपये किया है। उनका ये कहना है कि कंपनी जो नेट डेट है उसमें इजाफा देखने को मिला, और साइबर सिटी जहाँ पे हिस्सा बिक्री करने वाले थे वो अगले साल के लिए टल गई है, जिस वजह से उन्होंने अपने सेल कॉल उसे मेंटेन किया है। लेकिन जेपी मॉर्गन इससे विपरीत व्यू रखता है, ओवरवेट रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, 175 रुपये का टारगेट दिया है। उनका कहना है कि रेजिडेंशियल कारोबार में जरूर दिक्कतें हैं, लेकिन जिनका जो रेंटल कारोबार है उसमें 20% से ज़्यादा की ग्रोथ आ रही है, और उसके खुद के अगर आप वैल्यूएशन देखें तो करीब 135 रुपये के आसपास के हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए शायद उनका मानना है शेयर में जो बुरा दौर है वो शायद खत्म हो चुका है। इसके अलावा क्रेडिट स्विस की गुजरात पिपाव पे रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस को भी रिड्यूस किया है, 155 का टारगेट प्राइस था पहले, उसे घटाकर 122 रुपये किया है। अगली रिपोर्ट आई है जय कुमार इंफ्रा पर CLSA की, उनका कहना है कि कमजोर Q2 के बावजूद वो अपना जो बाय कॉल उसे मेंटेन कर रहे हैं, 330 रुपये का टारगेट प्राइस उन्होंने सुझाया, क्योंकि जो ऑर्डर बुक है वो काफी मजबूत है, जो कि लंबी अवधि की ग्रोथ को ड्राइव करेगी, और वैसे भी जो वैल्यूएशंस हैं वो काफी आकर्षक हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की SBI पे एक रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने बाय कॉल मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस को 310 से बढ़ाकर 320 रुपये किया है। FY17 का जो EPS अनुमान है उसमें 10% की बढ़ोतरी करेगी, क्योंकि उनका कहना है कि जो स्टेक सेल हुआ है उस वजह से जो टारगेट प्राइस है और साथ ही साथ जो EPS अनुमान है उसमें बढ़ोतरी की गई है। CLSA ने अदानी पोर्ट्स पे अपनी जो निवेश की सलाह उसे बरकरार रखी है, 375 रुपये के आसपास के टारगेट प्राइस वो सुझा रहे हैं, और उसके साथ साथ UBS की अपोलो टायर्स पे रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल रेटिंग वो मेंटेन कर रहे हैं, 196 रुपये का टारगेट प्राइस है, लेकिन इसके साथ साथ
क्रेडिट स्विस ने आरकॉम पे अपनी जो अंडर परफॉर्म रेटिंग है उसे बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस को भी रिड्यूस किया है। 40 रुपए का पहले टारगेट प्राइस था, अब उसे घटाकर 30 रुपए किया, यानी कि जो टारगेट प्राइस है उसमें 25% की कटौती करी है। आखिर में क्रेडिट स्विस की एक मार्केट स्ट्रेटजी रिपोर्ट आई है जिसमें उनका कहना है कि शायद बाजार के लिए अभी जो वर्स्ट है वो खत्म नहीं हुआ, यानी कि बाजार में अभी भी शायद गिरावट और देखने को मिल सकती है। और खासतौर पे जो डिमांड स्लो डाउन है उसको लेकर वो काफी ज्यादा चिंतित है, जिसकी वजह से उनका मानना है कि शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कतें बाजार में छोटी अवधि में देखने को मिल सकती हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका संदीप। तो ये कुछ और हाउसेस की रिपोर्ट आपने सुनी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पर, जिसमें उन्होंने क्रेडिट स्विस का व्यू आपने सुना, कई सारे और स्टॉक्स पर भी आई है। हमने कुछ देर पहले CLSA की बात की भी थी, अदानी पोर्ट्स पर, साथ ही साथ जय कुमार इंफ्रा पर, जहां पर वो बुलिश है, बाय रिपोर्ट्स दी हैं, 375 330 तक के टारगेट्स की बात की जा रही है। लेकिन 9 बजे हैं, शेयर बाजार लाइव यहीं रुकते हैं। शुरुआत करेंगे हम फर्स्ट ट्रेड के लिए, लेकिन उससे ठीक पहले जय के आज के ट्रेडिंग आइडियाज जान लेते हैं। जय, 2 ट्रेड्स आपकी ओर से आज इंट्राडे के लिए आज से। डेफिनेटली एक आंध्रा बैंक में एक बाय रिकमेंडेशन है दीपाली मेरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आंध्रा बैंक में एक अच्छा बाउंस देखने मिल सकता है। जैसे मैंने जस्ट डिम्पी से भी बताया था कि इलाहाबाद बैंक में भी एक बाउंस की उम्मीद है, ऐसे ही आंध्रा बैंक में भी आई थिंक ऑन दी अपसाइड एक अच्छा मूव हमें देखने मिल सकता है। यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। करीबन मेरा ये मानना है कि 50.50 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ बाय करें, 55 का टारगेट रहेगा। सेकंड बाय रिकमेंडेशन IB रियल एस्टेट पे, जहाँ पे मेरा ये मानना है कि 49.50 एक बहुत ही 69.50 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है IB रियल एस्टेट फ्यूचर्स में, तो वो एक स्टॉप लॉस लगाकर बाय करने की सलाह रहेगी। 76 का ऑन दी अपसाइड टारगेट रहेगा।